फ्रेंड्स, कल हमने लीनियर अलजेब्रा के 10th चैप्टर की बेसल इनइक्वालिटीज़ तक कर लिया था। उसके बाद देखो कुछ थ्योरम्स हैं। बेसल इनइक्वालिटी के बाद जितनी सारी थ्योरम्स हैं सारे की सारी इंपॉर्टेंट है। मान लो पेपर यहीं से बनता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरम्स अच्छे से करना, इनकी वीडियो अच्छे से देखना, फिर मैथ से अच्छे से पढ़ के देखना। अगर ना समझ आए तो बता देना, एक बार और करवा देंगे आपको। लेकिन वीडियो ज़रूर देखो और घर पे बैठ के आराम से स्टडी करो अपने। थ्योरम देखो, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन IPS। हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाना है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब वो वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है। तो हमने एक वी वेक्टर स्पेस लिया जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है। इसमें फील्ड गिवन नहीं है कि रियल या कॉम्प्लेक्स, तो हम दोनों पे बात करेंगे। डायमेंशन हमने ले ली n। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इसकी बेसिस में n एलिमेंट आएंगे जो इसको स्पेन भी करेंगे और दूसरा इनके ये LI भी होंगे। तो हमने एक बेसिस कंसीडर कर लिया। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने एक S सेट कंसीडर किया जिसमें n आपके पास बेसिस है। n क्यों ली, क्योंकि इसकी डायमेंशन n थी। आगे देखो, अगर ये आपके पास बेसिस है तो V के सारे मेंबर इन्हीं बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे। हमने 3 मेंबर उठाए U V W, क्योंकि हमें 3 चाहिए IPS की कंडीशन के लिए। 3 वेक्टर कम से कम। U उठाया, V उठाया, W उठाया, क्योंकि ये V के वेक्टर हैं और V की बेसिस है UI। तो ये कोई AI V UI के कम्बिनेशन में, कोई BI UI, कोई CI UI। ये क्या है, जैसे A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 एंड शो ऑन। इसको U मान लिया, एक को V एक को W। तो U की V के साथ इनर प्रोडक्ट कैसे आएगी, हमने खुद डिफाइन किया है कि U की V के साथ इन वेक्टर्स की नहीं, सिर्फ इनके स्केलर्स की, कि पहले वाले के साथ जो स्केलर है वो एज और सेकंड वाले का क्लोजर। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में गिवन था, अगर नहीं गिवन तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ अब जो आपके पास ये हमने डिफाइन किया इनकी इनर प्रोडक्ट, इसको IPS दिखाना है। IPS की तीनों कंडीशन फुलफिल करवानी है। पहली कंडीशन क्या है कि UV का क्लोजर VU के इक्वल आना चाहिए। UV के क्लोजर का मतलब इसका क्लोजर, इसके क्लोजर का मतलब BI के डबल क्लोजर का मतलब सिंपल PI। अब जिसका क्लोजर होता है वो तो पीछे मेंबर आता है, और किसका है U का, और आगे वाले जिसका क्लोजर नहीं है वो V। तो UV का क्लोजर इक्वल टू VU। सेकंड कि U की U के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। हमने इसकी खुद के साथ मतलब AI का AI के क्लोजर, ये होता है मोड, और मोड नंबर का स्क्वायर नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। 0 कब आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ U इक्वल टू 0। U का मतलब मोड ऑफ AI 0, मोड ऑफ AI का मतलब इनका समेशन है A1 A2 A3 के मोड स्क्वायर 0। इसका मतलब सारे AI 0। शो AI 0 होते हैं आपका U 0। तो नॉम ऑफ मोड ऑफ U अगर 0 आएगा, U की U के साथ इनर प्रोडक्ट अगर 0 आएगी तो U को 0 होना पड़ेगा। ये थी सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था। यहाँ 2 मेंबर का कर लेंगे सेम आपके पास थर्ड वाला। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, आपका बन जाएगी IPS। तो कोई भी वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशन का है वो हमेशा इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट F be a लीनियर फंक्शन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक फंक्शन गिवन है, मीन्स जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो वेक्टर्स हैं वो सेट ऑफ फंक्शन है। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर V। उसने ये कहा है कि एक वेक्टर, सिर्फ एक वेक्टर V होएगा जो पूरे के पूरे फंक्शन को हम उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन गिवन है तो हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। हमने डिफाइन कर लिया, V से लेके F तक एक लीनियर फंक्शनल है V में। उसके लिए हमने बेसिस लेनी पड़ेगी ऑर्थोनॉर्मल। तो हमने बेसिस ले ली U1 U2 U1 BN ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर F। अब देखो, अगर ऑर्थोनॉर्मल ली है तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन भी यही है कि खुद के साथ IPS 0 आएगी, 1 आएगी, सॉरी, डिफरेंस के साथ क्या आएगी, 0। फिर हमने V डिफाइन किया, F ऑफ UI का क्लोजर इंटू UI। अब देखो V का मेंबर है तो हमने एक मैप डिफाइन की थी GV ओवर F। तो अगर यहाँ से V खुद डिफाइन किया तो मैप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर मैप डिफाइन किया तो इसका डिफाइनेशन भी होना चाहिए। तो ऐसे कि V के मेंबर के ऊपर अगर G अप्लाई करेंगे तो ये अल्फा ऑफ V का इनर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको दिखाना ये है कि सारे वेक्टर इन्हीं V के इनर प्रोडक्ट में आए।
तो हमने 2 स्केलर ले लिए ए बी और 2 वेक्टर ले लिए अल्फ़ा बीटा और इनके ऊपर जी अप्लाई किया। जी क्या कहता है कि जो अल्फ़ा है पहले वाला वो तो एज इट इज कर दो, जिस पे जी अप्लाई किया मतलब ये एज इट इज और इसकी वी के साथ आईपीएस कैसे करते हैं, स्केलर बाहर आ गया अल्फ़ा की वी के साथ, ऐसे ही बीटा की वी के साथ। ये क्या बन गया जी अल्फ़ा, ये बन गया जी बीटा, ये लीनियर फंक्शनल बन गया। लीनियर फंक्शन होने के बाद जी ऑफ यू आई यू जे करो, जी यू जी का मतलब क्या है, यू जे की वी के साथ आईपीएस, वी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने डिफाइन किया था। वी की वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ ऑफ यू आई था, क्योंकि ये फंक्शनल था लीनियर, इसको बाहर निकाल दो यू आई की यू जे के साथ, और ये यू आई और यू जे ये तो ऑर्थोनॉर्मल सेट के वेक्टर्स हैं, तो ये 1 कब आएंगे, जब आई और जे इक्वल होंगे। हमने सारी जगह आई की जगह जे पुट किया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, एफ ऑफ यू जे आ गया। ठीक है, तो जी ऑफ यू जे की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ यू जे, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। अब हमें यूनिक दिखाना था कि ये जो जिस वी में लिख रहे हैं ना हमें यू जी को, वो एक यूनिक ही वी है। सपोज कर लो एक और है हमारे पास डब्लू, और उसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं यू को डब्लू के साथ। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ यू को यू वी में तो हमने पहले लिख चुका था, एक हमने कहा डब्लू में भी लिख सकते हैं, दोनों एफ ऑफ यू के इक्वल, इसका मतलब दोनों इक्वल, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0। ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू की वी डब्लू माइनस वी के साथ, इसका मतलब यू तो 0 था नहीं हमारा, इसका मतलब डब्लू माइनस वी 0 होएगा, इसका मतलब डब्लू इक्वल टू वी। तो यूनिकनेस तो सिर्फ एक ही वी है जिसके साथ सबकी आईपीएस लिख सकते हैं। आगे देखो ग्राम सचमिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये भी बाय नेम आ सकती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, नहीं तो इसका रिजल्ट हर एक जगह यूज होता है। जो हम कंसिडर कर रहे थे ना, शायद प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, हम डब्लू को कंसिडर कर रहे थे, वो यही डब्लू था। ये आता कहाँ से है, ग्राम सचमिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से। ग्राम सचमिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या कहती है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिज होंगे। डायमेंशन फाइनाइट है, बेसिस तो मिलेगी, बट ये कहता है कि आईपीएस के पास जो बेसिस मिलेगी ना वो ऑर्थोनॉर्मल भी होगी। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब जिन वेक्टर्स की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आएगी और बाकी सबके साथ 0 आएगी। ठीक है, वैसे बेसिस फाइंड करनी है हमें। तो वी ओवर एफ आपके पास आईपीएस गिवन है, डायमेंशन n है, तो इसकी बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए, क्योंकि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, LI, अभी हमने पीछे दिखाया था एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले जिसको LI दिखाया। तो ये डायमेंशन आपके पास n है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्ट करो एक ऑर्थोगोनल बेसिस कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि LI तो पहले गिवन है, तो S हमने ले लिया, बेसिस है ये जो LI वाली, तो सारे ऑफ यू आईज तो नॉन जीरो आएंगे। यहाँ से हमने ऐसे कंसिडर किया कि V1 तो U1 के इक्वल है, बाकी V2 को ऐसे डिफाइन करो U2 माइनस U2 की V1 के साथ आईपीएस की V1 डिवाइड बाई V1 का नॉर्म स्क्वायर। नाउ V2 0 लेके V1 को U1 ले लिया, V2 को हमने 0 लिया। अगर V2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये 0 आएगा, तो U2 की वैल्यू ये आ गई। U2 देखो इसका स्केलर मल्टीपल हो गया ना V1 का, तो यहाँ से ये LD बन गया U1 U2, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम क्या लेके चले LI, इसका मतलब V2 0 हो नहीं सकता। अब लेंगे हम V2 की V1 के साथ आईपीएस। V1 का तो वैल्यू U1 ही ली थी हमने, V2 को हमने देखा अगर ये 0 है तो ये LD बन रहा है, लेकिन हमारे पास LI है क्योंकि ये बेसिस के मेंबर हैं, इसलिए अब V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस करते हैं। तो V2 की वैल्यू पुट कर दी U2 माइनस दिस, और जो V1 था वो एज इट इज। जब आप इनकी आईपीएस करोगे तो यहाँ से U2 की U1 के साथ माइनस इसके साथ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये नॉर्म ऑफ U1 की U1 के साथ नॉर्म ऑफ U1 का स्क्वायर बन जाएगा। बाकी सारे अलग अलग के साथ क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल के हैं तो ये 0 होएंगे। इसका मतलब V2 की V1 के साथ आईपीएस 0 आ गई, सो ये V2 ऑर्थोगोनल बन गया V1 का। ठीक है, तो V1 V2 हमने एक सेट बनाया जो ऑर्थोगोनल सेट है। अब डिफाइन करेंगे V3। V3 कैसे करेंगे, U3 माइनस U3 की V1 के साथ आईपीएस डिवाइडेड बाई V1, फिर सेम इसकी V2 के साथ। ठीक है, जैसे हमने V2 किया तो हमने U2 में से माइनस किया, V3 किया U3 में से माइनस, और क्या माइनस किया, V2 था तो U2 की V1 के साथ बाई, ये 3 जगह V1 आता है। ऐसे ही इसमें क्या माइनस किया, U3 की V1 के भी साथ एंड V2 के भी साथ। ऐसे अगर U4 करना है तो माइनस में V3 के साथ और आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से U3 माइनस इन दोनों को हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि V3 0 नहीं है। जैसे हमने दिखाया कि अगर V2 0 हुआ तो ये सेट आपका LD बन जाता है U1 U2।
ऐसे ही V3 अगर 0 हुआ तो U1 U2 U3 LD बन जाएंगे, लेकिन ये LI है क्योंकि ये बेसिज के मेंबर हैं। फिर हम V3 की V1 के साथ IPS करेंगे, जैसे हमने V1 की V2 की V1 के साथ की। जैसे आप यहाँ से IPS करोगे कुछ कुछ वैल्यूज कॉमन आएंगे, बाकी जो सेम है वो नॉर्म बन जाएंगे, नॉर्म से नॉर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V3 और V1 का ऑर्थोगोनल है। आगे ऐसे V4 है वो ऐसे V2 के साथ आ जाएगा, ऐसे V1 के साथ। इसका मतलब जो जो इक्वल नहीं है उन सब के साथ इनर प्रोडक्ट 0। और हमारा ऑर्थो नॉर्मल क्या कहता है कि खुद के साथ तो इनर प्रोडक्ट 1 आनी चाहिए और बाकी सबके साथ 0, तो हम यहाँ 0 दिखा रहे थे सारी जगह, ठीक है। आगे देखो, इस टाइप से हमने एक ऑर्थोगोनल सेट ले लिया। अब इसको ऑर्थोनॉर्मल दिखाना है तो इनका नॉर्म 1 दिखाना पड़ेगा खुद के साथ। अब यहाँ से हम WI कंसिडर किया, VI का VI के साथ नॉर्म, ये W1 W2 W1 इस टाइप से कंसिडर किया कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है। सिंस ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर होता है APS में वो LI होता है, सो ये W1 W2 W3 ये भी LI, क्योंकि ये थोड़ा हम अभी करके आए हम। और डायमेंशन V की कितनी है N, तो W वाला था ये भी N वेक्टर का एक आपके पास LI है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट भी था, तो ये बेसिस बन सकता है V के, ठीक है। और ये चीज़ आपको शो करनी थी, तो ये आपके पास आ गया ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम।